बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उन्हीं पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं जो टॉपिक हम सारे कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में। 2 एंड 3 में जो भी हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स उन्हीं पे बेस्ड ये कुछ एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेंसर फील्ड क्या था। ये क्वेश्चन नंबर ये लेक्चर नंबर 3 में मैं बता चुकी हूँ। टेंसर फील्ड इज सेड टू बी अ वेक्टर फील्ड। टेंसर फील्ड को कहेंगे कोई वेक्टर फील्ड है। इट इज ऑफ रैंक। ये वेक्टर फील्ड का जो टेंसर फील्ड अगर वो वेक्टर फील्ड है तो उसका रैंक 1 होता है। ये मैंने बताया था टेंसर फील्ड के टॉपिक में। अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। टेंसर फील्ड क्या होता है, एक ऐसा फील्ड अगर उसके हर पॉइंट पे हम एक वेक्टर को एसोसिएट कर सकते हैं तो वो हमारा जो फील्ड होगा वो वेक्टर टेंसर फील्ड होगा और उसका जो रैंक होता है 1 होता है। अगर वो रैंक 0 रैंक का हमारे पास टेंसर फील्ड है तो वो स्केलर टेंसर फील्ड होता है। तो हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन है 0 1 2 इनफाइनाइट। अ टेंसर फील्ड इज सेड टू बी अ वेक्टर फील्ड। इट इज ऑफ रैंक 1। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ टेंसर फील्ड इज सेड टू बी अ स्केलर फील्ड। टेंसर फील्ड स्केलर फील्ड होगा इफ इट इज ऑफ रैंक 0 का होता है वो हमारे पास स्केलर टेंसर फील्ड होता है। अभी मैंने डिस्कस किया इसको। इट इज ए टेंसर हमें दिए गए जिसके जो कोवेरिएंट कंट्रा टू एस कोवेरिएंट इंडिसेस सेम है, लेकिन कंट्रा वेरिएंट में एम पी एंड पी एम मतलब ये जो फर्स्ट 2 इंडिसेस थे इनको इनकी पोजीशंस को चेंज किया गया। ये सिमेट्रिक टेंसर है विद रिस्पेक्ट टू इंडिसेस एम पी एम एंड पी की रिस्पेक्ट में ये मेरे पास सिमेट्रिक टेंसर है। और ऑप्शंस थे एम क्यू क्यू एंड एस एम आर। तो एम एंड पी की रिस्पेक्ट में ये मेरे पास सिमेट्रिक टेंसर है। सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है ये भी मैं लेक्चर नंबर 3 में सारा बता चुकी हूँ। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। टेंसर इज कॉल्ड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू टू कंट्रावेरिएंट और टू कोवेरिएंट इंडिसेस। इंडिसेस की रिस्पेक्ट में हम टेंसर को कहते हैं वो सिमेट्रिक है। इंडेक्स हमें उसके देखने होते हैं टेंसर के। फिर इस कंपोनेंट्स रिमेन्स अनअल्टर्ड, उसके कंपोनेंट्स अनअल्टर्ड रहे अपॉन इंटरचेंज ऑफ इंडिसेस चेंज करने पे भी वो टेंसर इक्वली रहे अनअल्टर्ड रहे तो हम ऐसे टेंसर को कहते हैं वो सिमेट्रिक टेंसर की रिस्पेक्ट में वो हमारा सिमेट्रिक टेंसर होता है। दूसरा है ये पी एंड क्यू की रिस्पेक्ट में ये मेरा सिमेट्रिक टेंसर और यहाँ ये कोवेरिएंट में एम एंड एन की रिस्पेक्ट में ये मेरा सिमेट्रिक टेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम द मीट्रिक टेंसर जी आई जे विल बी। मीट्रिक टेंसर फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हमें वैल्यू 0 देता है। फॉर नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स इसके जो होते हैं वो 0 होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। 0 फॉर आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे मीन्स इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं अगर वो डायगोनल के एलिमेंट्स 0 होंगे फॉर ऑर्थोगोनल तो ये ऑप्शंस नहीं है राइट। ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी लेक्चर नंबर 3 वो भी देख लेते हैं। तो मैंने करवाया था कि फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जी आई जे इक्वल टू 0 होगा और मतलब ये ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास जो राइट बनता है वो देख लेते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वैल्यू 0 होगी फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। जी आई जे विल बी इज इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। हमारा सी ऑप्शन राइट बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये कहा गया कि आई इज इक्वल टू जे मीन्स जो डायगोनल एलिमेंट्स वो 1 होंगे। 1 हो भी सकते नहीं भी हो सकते। 1 होते हैं फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेकिन यहाँ बताया नहीं गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ये हमारा राइट नहीं होगा। एंड आई नॉट इक्वल टू जे मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मीट्रिक टेंसर के 0 होते हैं फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं है तो राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ जी फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा एंड फाई और फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इनके जो स्केल फैक्टर्स होते हैं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एच आर इज इक्वल टू 1 एच थीटा इज इक्वल टू आर एंड एच फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और इन्हीं का स्केयर ले तो हमारे पास जी डायगोनल के एलिमेंट्स बन जाते हैं। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम स्केयर रूट लें तो हमारे पास स्केल फैक्टर्स मिलते हैं। स्केल फैक्टर्स का स्केयर करें तो डायगोनल की एंट्रीज बनती हैं और ये 9 एलिमेंट्स होते हैं 3 by 3 की हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती है मीट्रिक टेंसर। और इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स फॉर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम 0 होते हैं। और हमारे पास जो जी होता है वो इज इक्वल होता है जी आई जे मतलब मीट्रिक टेंसर का अगर डिटर्मिनल लें तो हमें जी मिलता है। और ये इसके जो एंट्रीज होती हैं कुछ इस तरह होती हैं G11 G12 G13 G21 G22 G23 G31 G32 एंड G33। नो डायगोनल एलिमेंट्स इसके 0 हो जाएंगे और डायगोनल की एंट्रीज आ जाएंगी वही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास फिर जी की जो वैल्यू होगी वो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट होगा और उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी 0 होंगी और डायगोनल में स्केल फैक्टर्स आ जाएंगे। स्केल फैक्टर हमारे पास 1 आर स्केयर एंड आर स्केयर साइन स्केयर थीटा होगा। स्केल फैक्टर्स का स्केयर यहाँ पे जो स्केल फैक्टर एच आर इज इक्वल आर एंड एच फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
इन स्केल फैक्टर्स का स्केल ले तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बनते हैं और नो डायगोनल एंट्री सारी हमारे पास 0 होंगी। अगर इसका डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करें तो हमारी वैल्यू मिलती है r⁴ साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वैल्यू ऑफ जी फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उसके स्केल फैक्टर्स ये हैं। स्केल फैक्टर्स का स्केल ले तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स बनते हैं और उसको डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो जी की वैल्यू बनती है वो बनती है r⁴ साइन स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन इज द राइट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है बस सिंपली। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए तो उसमें किस तरह से हम जी की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स या इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे होते हैं रो थीटा जी और इसके रो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारे जो स्केल फैक्टर्स होंगे रो थीटा एंड जी 1 रो 1 रो थीटा जी हमारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं और उनके जो स्केल फैक्टर्स होते हैं 1 रो, ये लाइन वैसे लगाई थी डैश के लिए, ये ए थीटा इज इक्वल टू रो एंड ए जी इज इक्वल टू 1। ये हमारे स्केल फैक्टर्स हैं। स्केल फैक्टर्स का स्केल ले तो हमारे ये डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे जी के और जी हमारा हो जाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे इसके 0 हो जाएंगे और डायगोनल में हमारे पास 1 रो स्क्वायर एंड 1 आ जाएगा। 1 रो स्क्वायर 1 नो डायगोनल एंट्री सारी 0 हो जाएंगे। इसका डिटर्मिनेंट ले तो हमारे पास रो स्क्वायर आता है। फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हमारा जो ऑप्शन फिर ए यहाँ पे राइट बनेगा। रो स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हमसे यहाँ पूछा गया तो इसका हमने जब स्केल फैक्टर्स लिए और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया वहाँ से वैल्यू हमारे पास r⁴ साइंस के थीटा वैल्यू निकलती है और गिवन क्वेश्चन के लिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है r⁴ साइंस के थीटा। एच थीटा इज इक्वल टू रो। नेट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लाइन एलिमेंट एंड मीट्रिक टेंसर। इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लाइन एलिमेंट एंड मीट्रिक टेंसर इन 3D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी में हमारे पास जो एलिमेंट डी एक्स स्क्वायर होता है वो इज इक्वल होता है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन जनरल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम u1 u2 u3 कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो डी आर वो डिफाइन होता है विद पोजिशन वैक्टर आर। डी आर इज इक्वल टू पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 डी u1। इसके जो इंडिसेस होते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो इंडिसेस होंगे कोऑर्डिनेट्स के वो हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 डी u1 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 डी u2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 डी u3। अगर इसी को ही हम लाइन एलिमेंट को अगर समीशन फॉर्म में लिखें तो आई वेरीज फॉर 1 to 3, ये 1 to n भी हो सकता है लेकिन अगर 1 to 3 अगर हम लें आई इज इक्वल टू 1 to 3 एंड जे वेरी इज इक्वल टू 1 to 3 जी आई जे डी यू आई डी यू जे कार्ड फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म या मीट्रिक फॉर्म। क्वांटिटी जी आई जे, दिस क्वांटिटी जी आई जे कॉल्ड द मीट्रिक कोएफिशिएंट। इस जी क्वांटिटी को कहते हैं ये मीट्रिक कोएफिशिएंट्स है और ये टोटल हमारे पास मीट्रिक फॉर्म है और जी क्वांटिटी जी आई जे इज कॉल्ड द मीट्रिक कोएफिशिएंट। द स्पेस इन विच डी एस स्क्वायर दिस डी एस स्क्वायर लाइन एलिमेंट इज कॉल्ड द 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। और जिस स्पेस में ये डी एस के लाइन एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस स्पेस को हम कहते हैं 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, क्योंकि यहाँ हमने जो रेंज लिया है वो 1 to 3 है। इज डिनोटेड बाय E3। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्लिडियन स्पेस क्या होती है और किस तरह से डिनोट की जाती है एंड लाइन एलिमेंट क्या होता है फॉर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फंडामेंटल क्वाड्रेटिक या मीट्रिक फॉर्म क्या होती है वो मैंने बताई है यहाँ पे। उसी को अगर हम समीशन कन्वेंशन में लिखें तो हमारे पास बनता है रिमानियन मैट्रिक क्या होती है डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे एंड ये हमारे पास 1 to n भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैंने 1 to 3 के लिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। अगर i और j को हम 1 to 3 मतलब 1 to 3 तक इसके अगर मैं रेंज लें तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इस रिमानियन मैट्रिक की इस तरह से होगी जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे एंड रेंज इज 1 to 3 G11 डी एक्स। अब देखें जब मैं आई एंड जे दोनों 1 लूँगी तो डी एक्स वन तो डी एक्स वन इंटू डी एक्स वन तो डी एक्स वन होल स्क्वायर बन जाता है। इसी को मैंने फिर ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया और जब 2 लेंगे तो डी एक्स टू इंटू डी एक्स टू तो डी एक्स टू होल स्क्वायर, इस तरह डी एक्स थ्री होल स्क्वायर। नेक्स्ट अब डिफरेंट करते जाएँ तो G1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 इस तरह ये सारे कंपोनेंट्स बन जाते हैं
इन कंपोनेंट्स को, जो ये डी एक्स आई डी एक्स जे के कंपोनेंट्स को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए वह कुछ इस तरह से होगा: G11 12 13 12 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये मेरे पास कोवेरिएंट सिमेट्रिक टेंसर बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स फॉर्म द मीट्रिक टेंसर कैन बी रिटन एज, मीट्रिक टेंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी का ही डिटर्मिनेंट लें, जो मेरे पास यहाँ पे सिमेट्रिक कोवेरिएंट मैट्रिक्स बने, इसका हम डिटर्मिनेंट लें तो हम उसे एक सिंपल एक जी से उसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें सिर्फ आपको ये कंपोनेंट्स की वैल्यू दे दी जाएगी और कहा जाएगा फाइंड जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो वो जी जो होगा वो इक्वल होगा इस डी एक्स आई डी एक्स जे के कंपोनेंट्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। इसी के ही कंपोनेंट्स का हमने यहाँ डिटर्मिनेंट ले लिया और ये जी की वैल्यू हमें देगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो वैसे ही है कि फाइंड जी, हमें जी फाइंड करना है इफ़ डी एस के, जो हमें लाइन एलिमेंट इस तरह से दिया गया है 5dx1 स्क्वायर प्लस 3dx2 स्क्वायर प्लस 4dx3 स्क्वायर माइनस 6dx1 dx2 प्लस 4dx2 dx3। यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अगर इस लाइन एलिमेंट के साथ इसको मैं कंपेयर करूँ तो हमारे पास जो वहाँ से जो G11 12 की वैल्यू निकलती है वो लिखते हैं। फिर ये डिटर्मिनेंट में लगाने के बाद हम इसको यहाँ से फाइंड कर लेंगे जी की वैल्यू। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास dx1 का स्केयर का जो कॉफिशेंट है वो G11 है, dx2 का स्केयर का जो कॉफिशेंट है हमारे पास G22 है और dx3 स्केयर का जो हमारे पास कॉफिशेंट है वो G33 है। तो वहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें इस एक्सपेंडेड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद, तो हमारे पास यहाँ G11 की वैल्यू आएगी G11 5 होगा एंड G22 हमारे पास 3 होगा एंड G33 हमारे पास 4 होगा। और नेक्स्ट जो यहाँ पॉइंट टू बी नोटिस दैट dx1 dx2 मतलब यहाँ पे G12 की वैल्यू जो होगी वही 21 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसर होता है। सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, उसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब मतलब जो हम यहाँ पे अब 3 जो है इसका हाफ करेंगे। अब जो हमारे पास 6, अब इसको मैं पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ। ये मेरे पास जी की जनरल फॉर्म है। अगर इसमें देखें तो G11 5 है और G22 यहाँ पे मेरे पास जहाँ वैल्यू अगर हम इसकी पुट करें तो हमारे पास G11 5 है, G22 मेरे पास 3 है एंड G33 मेरे पास 4 है। और 1 2 की जो वैल्यू होगी वही 2 1 की वैल्यू होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक टेंसर होता है और इसके जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो 1 3 की वैल्यू होगी वही 3 1 की वैल्यू होगी और G2 3 की जो वैल्यू होगी वही G32 की वैल्यू होगी, और ये वैल्यूज़ सिमेट्रिक एलिमेंट्स के वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अगर यहाँ पे मुझे दी गई है 1 2 की वैल्यू, G12 की वैल्यू है 6 और 6 का हाफ करें तो -3 एंड -3। और अगर G12 की वैल्यू मेरे पास -3 है तो वही मेरे पास G21 की वैल्यू भी -3 ही होगी। सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर इक्वल। नेक्स्ट मेरे पास जो G23 की वैल्यू होगी वही मेरे पास यहाँ पे 23 की वैल्यू होगी। G23 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 का हाफ करें मतलब 2 पे डिवाइड करें तो 4 2 बनेगा और यही मेरे पास 2 3 की जो वैल्यू होगी वही 3 2 की वैल्यू होगी, तो ये 2 होगी। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 1 3 की वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब वो 1 3 एंड 3 1 दोनों 0 होंगे। यहाँ से अगर इसको एक्सपेंड करें तो 5 इंटू 12 माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 12 0 5 इंटू 8 प्लस -36 40 माइनस 36 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास जो जी की वैल्यू निकलती है वो है 4। तो यहाँ हम देख लेते हैं राइट ऑप्शन ए इज़ द राइट। दैट मीन हमने क्या किया कि हमारे पास एक डी एस के एक लाइन एलिमेंट दिया गया तो हमें फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ जी। तो हमने जी की इस वैल्यू के साथ इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करके, क्योंकि डायगनल के एलिमेंट्स होते हैं dx1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर dx3 स्क्वायर, ये मेरे पास डायगनल के एलिमेंट्स सारे बन गए। और जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स थे वो सिमेट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, उनके सिमेट्रिक एलिमेंट्स मीन्स उनकी जो वैल्यूज होंगी वो इक्वल होगी। और डी यहाँ पे जो G12 की वैल्यू होगी वही मेरे पास G21 की वैल्यू होगी। और यहाँ -6 अगर दिया गया है तो इसका मैं हाफ करूँगी, वही 2 1 की वैल्यू लगाऊंगी और वही मेरे पास 1 2 की वैल्यू होगी। और जो वैल्यू नहीं गिवन होगी वो उसकी जगह हम फिर जीरो लगा के इसको सिंपली हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके वैल्यू निकाली है, वैल्यू इस जी। कोई इस तरह आपको कोई भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, लाइन एलिमेंट दिया जाता है, फाइंड करनी हो जी की वैल्यू, तो आप इस तरह से डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
आप याद रखिएगा इस बात को। लाइन एलिमेंट के मजीद कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, जिस तरह मेरे पास अब ये लाइन एलिमेंट दिया गया है डी 2dx1 प्लस 3dx2 प्लस 5dx3 प्लस 4dx1 माइनस 6dx2 प्लस 2dx1 मैंने एक और क्वेश्चन लिया ताकि हम इस पर ग्रिप हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैंने यहाँ पे फाइंड करना है जी, अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास G1 की वैल्यू है 2, G2 की वैल्यू है मेरे पास 3, G3 की वैल्यू है मेरे पास 5। ये तो डायगोनल के एलिमेंट सारे आ गए। नेक्स्ट मैंने देखना है 1 2 की वैल्यू होगी वही 2 1 की वैल्यू होगी, 4 का हाफ करेंगे 2, जो 1 2 की वैल्यू वही 2 1 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट मेरे पास है dx2 dx3 -6 है, -6 का हाफ करेंगे तो -3, 2 3 की वैल्यू होगी वही 3 2 की वैल्यू होगी, -3 आ गया। नेक्स्ट है 1 3, यहाँ 1 3 की वैल्यू जो होगी वही 3 1 की वैल्यू होगी, मतलब G1 3 की जो वैल्यू होगी वही G3 1 की वैल्यू होगी, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो 2 का हाफ करें तो 1 1 1, G1 3 की वैल्यू 1 एंड G3 1 की भी वैल्यू 1। इसका हम सिंपली डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें, हमारे पास जो G की वैल्यू आ जाती है -23 आ जाता है। इजी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर्स क्या होते हैं। टेंसर्स का भी रेसिप्रोकल होता है, वो किस तरह से होता है और वो क्या होता है। हमारे पास एक सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर दिया जाएगा, सिमेट्रिक कॉन्ट्रावेरिएंट आ जाए तो हम कोवेरिएंट टेंसर फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें कोवेरिएंट सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर दे दिया जाए तो हम उससे कंट्रावेरिएंट सिमेट्रिक कंट्रावेरिएंट टेंसर फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो का हम सिमेट्रिक को कंट्रावेरिएंट टेंसर फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर के कोफैक्टर से। वो किस तरह से होता है कि लेट G इज इक्वल टू Gij डिनोट द डिटर्मिनेंट विद एलिमेंट Gij। हमारे पास ये सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है, सपोज इसका जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है। सिंपली इसको G से डिनोट किया जाता है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं। हमने डिफाइन करना है Gij कंट्रावेरिएंट टेंसर हमने लेना है फ्रॉम कोफैक्टर ऑफ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर, उसको डिवाइड कर देना उसी के डिटर्मिनेंट के साथ। अगर को फैक्टर्स को उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते जाए हमारे पास एक कंपोनेंट मिलते जाएंगे कंट्रावेरिएंट टेंसर के, फिर उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, हमारे पास वो कंट्रावेरिएंट टेंसर मिल जाएगा। और वही कंट्रावेरिएंट टेंसर जो होगा वो कॉन्जुगेट कहलाएगा ऑफ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर Gij का। और दोनों का जब प्रोडक्ट लिया जाएगा तो कॉन्जुगेट टेंसर का जब आपस में प्रोडक्ट लिया जाता है हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। वो किस तरह से मिलती है वो सारा कुछ हम करके देखते हैं। हमारे पास अभी फिलहाल इतना समझे कि हमारे पास एक कंट्रावेरिएंट टेंसर होगा, वो इक्वल होगा कोफैक्टर ऑफ Gij ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ G एंड इस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। देन Gij इज अ सिमेट्रिक कंट्रावेरिएंट आंसर होगा ऑफ रैंक 2, क्योंकि 2 फ्री इंडिसेस यूज किए गए तो इसका रैंक भी 2 होगा। और फ्रॉम सिमेट्रिक कोवेरिएंट आंसर जिसका यहाँ भी कोवेरिएंट आंसर का रैंक 2 होगा, हमारे पास एक कंट्रावेरिएंट आंसर मिलेगा। और इस कंट्रावेरिएंट आंसर को कहेंगे कि ये कॉन्जुगेट है रेसिप्रोकल टेंसर ऑफ सिमेट्रिक टेंसर सिमेट्रिक कोवेरिएंट आंसर। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर हमें कोवेरिएंट से कंट्रावेरिएंट में जाना हो तो हम किस तरह जाएंगे। देन कोरोस्पोंडिंग रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के मतलब कॉन्जुगेट होते हैं, तो हम अगर को फैक्टर ऑफ कोवेरिएंट से को हम फाइंड कर सकते हैं कंट्रावेरिएंट आंसर, तो हम को फैक्टर ऑफ कंट्रावेरिएंट से फाइंड कर सकते हैं कोवेरिएंट आंसर। मतलब हम कोवेरिएंट आंसर फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम को फैक्टर ऑफ कंट्रावेरिएंट आंसर, उसको डिवाइड कर दें उसी के डिटर्मिनेंट के साथ। और यहाँ पे पॉइंट बस ये है कि दोनों का अगर डिटर्मिनेंट लें, जो कॉन्जुगेट टेंसेस होते हैं उनका डिटर्मिनेंट उन दोनों का प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास जो आंसर में आएगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से, हमारे पास एक क्रोनिकल डाटा मिलता है। क्रोनिकल डाटा कहता है कि फॉर आई अगर ये P नॉट इक्वल टू R या फिर I नॉट इक्वल टू J के लिए हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होंगे, डायगोनल में 1 1 आएगा, तो हमारे पास ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है। कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं किसी भी मीट्रिक टेंसर के कॉन्जुगेट। हमारे पास यहाँ हम फाइंड करेंगे कंट्रावेरिएंट टेंसर फ्रॉम को फैक्टर ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, और उसी को उस पर इसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करने के बाद। एंड पॉइंट टू बी नोटेड दैट इस डिटर्मिनेंट जिसको हम यहाँ से हम G भी कह सकते हैं, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो को फैक्टर सबसे पहले हम इस यहाँ से सबसे पहले हम G1 1 1 2 1 3 सबकी वैल्यूज निकाल के वहाँ से फिर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, उस मैट्रिक्स फॉर्म से हम फिर को फैक्टर फाइंड करेंगे, को फैक्टर को उनके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास एक कंट्रावेरिएंट टेंसर के मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स मिलते जाएंगे। देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था,
और G11, 12, 13 सब की वैल्यूज निकाल के इस मैट्रिक्स में लगा के फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, वही क्वेश्चन है मेरे पास। तो हम इसी की हेल्प से कर लेते हैं इसको, कि हमारे पास अगर G11 मैंने फाइंड करना है, और पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख लेती हूँ, Gij फ्रॉम कोफैक्टर लेने हैं हमने कोवेरिएंट के, और उसको डिवाइड करना है उसी के डिटर्मिनेंट के साथ। अगर मुझे यहाँ पे फिर G11 चाहिए, मतलब I11 चाहिए, तो वो इक्वल होगा कोफैक्टर ऑफ G11। कोफैक्टर अगर 1 मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दे, हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरह से बनेगी 3 4 2 2 ओवर इस डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट भी हमने निकाला था 4 बनता है। अगर इसको डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से ही हम कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड करने लगे हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट किस तरह से, G11 अगर मैं लूँ, इसी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसमें पूछा नहीं गया था, उसमें सिर्फ G की वैल्यू फाइंड करनी, तो वो हमने राइट ऑप्शन बता दिया था। लेकिन अगर मैं उसी का ही वहाँ से अगर मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट या कॉन्जुगेट टेंसर फाइंड करूँ या रेसिप्रोकल टेंसर फाइंड करूँ, वो किस तरह से फाइंड करते हैं। G11 मैंने लेना है, तो इधर से कोवेरिएंट G11 को, मतलब ये 5 छोड़ दें, पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। और इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट G1 + 1 करेंगे तो वो 2 इवन नंबर होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। एंड कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं आपको अच्छे से आता होगा, फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। 12 - 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। तो G11 मेरे पास वैल्यू आई 2। नेक्स्ट अगर इसी तरह मैं G22 निकालूं तो वो क्या निकलेगा, 2 + 2 4, मतलब यहाँ जो हम करते हैं n+1 करते हैं, 2 + 2 करते हैं, और नेक्स्ट इसको फैक्टर्स को डिवाइड करना है हमने G के साथ। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दें, नेक्स्ट मेरे पास बनेगा 5 0 0 4 विच इज इक्वल टू 20, और इसका जो डिटर्मिनेंट है मेरे पास 4 है, इज इक्वल टू 5। जो G33 की अगर वैल्यू निकालूं, 3 + 3 ये भी 6 बनेगा, और ये पॉजिटिव ही बनेगा। इनटू ओवर इस डिटर्मिनेंट विच इज़ 4 इज इक्वल टू, और 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास बनेगा 5 - 3 एंड 3, तो ये बनता है 15 + 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 25 ओवर 4। 15 - 9 ओवर 4 इज इक्वल टू 6 ओवर 4 इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह हम बाकी के सिमेट्रिक एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक सिमेट्रिक कोवेरिएंट आंसर था, जिसके सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो 1 2 की वैल्यू होगी वही 2 1 की वैल्यू होगी, और वो 3, जिस तरह ये कोफैक्टर फाइंड किया है उसी तरह 1 2 एंड जो 1 2 फाइंड करेंगे वही 2 1 की वैल्यू होगी, 2 3 कोफैक्टर फाइंड करेंगे वही उस 3 2 की वैल्यू होगी, वो हमारे पास -5/2 निकलती है। और जो कोफैक्टर 1 3 की अगर वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास वो G13 की भी वही वैल्यू, तो वो हमारे पास -3/2 निकलती है। इसी तरह जिस तरह ये मैंने निकाल के दिखाया था कि जिस तरह अगर 3 1 लेना है तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, बाकी जो बचेंगे एलिमेंट्स उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, तो हमारे पास -3/2 बनता है, वही हमारे पास 1 3 की वैल्यू है। G13 की वैल्यू वही होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। इन्हीं सारे एलिमेंट्स जो हम सारे एलिमेंट्स फाइंड करने के बाद इनको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये हमारे पास Gij है एंड Ij वैरीज फ्रॉम 1 to 3, और यही मेरा रिमानियन मैट्रिक है, करस्पॉन्डिंग रिमानियन मैट्रिक। ये जो टेंसर्स था हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर हैं, ये जो टेंसर हमने नया कंट्रावेरिएंट निकाला है, ये कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट टेंसर आर सेड टू बी रेसिप्रोकल टेंसर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास वापस एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट प्रोडक्ट ऑफ Gij एंड Gij, जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा Gij का और Gi का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। मतलब ये जो मैंने कंट्रावेरिएंट टेंसर फाइंड किया है, इसका प्रोडक्ट ले लूँ मैं इसके साथ कोवेरिएंट के साथ, जो मेरे पास ये था 5 - 3 0 -3 3 2 0 2 4, इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगी तो मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, और उसका ऑर्डर भी वही होगा जो 3/3 का है ये, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 का ही होगा। डायगोनल में 1 1, नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0।
इस क्वेश्चन के हेल्प से हम और मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ से ये जो मेरे पास लाइन एलिमेंट दिए कि जिसके हमने जी वैल्यू फाइंड की थी विच इज़ -23 है, और यहाँ से अगर मैं G11 की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या यहाँ से निकलती है, G11 2 है, और हमारे पास यहाँ G22 की वैल्यू 3 एंड G33 की वैल्यू होगी हमारे पास 5, और नेक्स्ट 1 2 वही 2 1 की वैल्यू होगी और इसका हाफ करें, G12 की वैल्यू होगी 2 और यही G21 की वैल्यू होगी। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास 2 3 की वैल्यू है, G23 -6 का हाफ करें तो -3 और यही मेरे पास G32 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है मेरे पास 1 3 की वैल्यू, G13 की वैल्यू इसका 2 का हाफ करें 1 और यही मेरे पास G31 की वैल्यू होगी। तो नेक्स्ट अब इन्हीं सारी जो मेरे पास एंट्रीज आई हैं इनको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो वो किस तरह होगा कि G11 की वैल्यू 2, G22 की वैल्यू 3 है और G33 की वैल्यू हमारे पास 5 एंड G12 इज इक्वल टू G21 इज इक्वल टू 2, G23 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू G32। और हमें यहाँ पता है कि जो यहाँ से G डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है, Gij के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास -23 निकली है। अब हमने कोफैक्टर्स या कंजुगेट या रेसिप्रोकल टेंसर Gij फाइंड करना है। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह सारी ये वैल्यूज हम निकाल के अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, जो वैल्यू हमें गिवन नहीं होगी उसकी जगह हम 0 लगा लेंगे। बाकी जिन एलिमेंट्स की वैल्यू दी जाएगी वो हम लगा के एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स के अब हम कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर्स फाइंड करके उसको हम उसके डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करते जाएंगे और हमें एक कंटा वेरिएंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो मिलते जाएंगे। तो अब मैं G11 फाइंड किया तो इस तरह फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ के इस डिटर्मिनेंट इस इतनी एलिमेंट्स का मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड किया और उसको G पे डिवाइड किया। G की वैल्यू -23 थी, उस पर डिवाइड करके मैंने वैल्यू निकाली G11 की। इस तरह 1 2 की एंड 1 3 एंड 3 1 की जो वैल्यू 1 3 की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वही G31 की वैल्यू होंगी क्योंकि ये सिमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। इस तरह ये सारी वैल्यूज निकाल के अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास एक कंटा वेरिएंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। G11 की मेरे पास वैल्यू है -6/23 और 1 2 की वैल्यू मेरे पास 13/23 है। 23 क्योंकि सब पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ से हम फिर से कॉमन भी ले सकते हैं। और 1 3 की वैल्यू है 9/23। इसी तरह 2 1 और 1 2 की वैल्यू सेम है विच इज़ 13/23 एंड G22 की वैल्यू है हमारे पास 9/-23 एंड 2 3 की वैल्यू हमारे पास -8/23। 3 1 की वैल्यू है 9/23 और 3 2 की वैल्यू है -8/23। G33 की वैल्यू -2/23। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बनी। इस Gij मैट्रिक्स का और इस कोवेरिएंट जो मैट्रिक्स मुझे दिया गया था उन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लूँ तो मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये मेरे पास एक्चुअली ये Gij जो भी ये मैंने फाइंड किया था यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन था, यहाँ जो मेरे पास ये कोवेरिएंट आंसर एंड कंट्रावेरिएंट आंसर जो मैंने कोफैक्टर्स ऑफ कोवेरिएंट से निकाले, इन दोनों का मैं क्योंकि ये मेरे पास एक मैट्रिसेस ही हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ये भी एक मैट्रिक्स है और यहाँ से इनके कोफैक्टर्स से जो मैंने एक मैट्रिक्स ही बनाई, दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो कोवेरिएंट मैट्रिक्स मेरे पास इसके लिए थी ये वाली 2 2 1 2, यही मेरे पास है मैट्रिक्स, ये मैंने निकाली है कंटा वेरिएंट में और ये मेरे पास गिवन थी जो मैंने ये भी मैंने कैलकुलेट की थी फ्रॉम लाइन एलिमेंट दिस ds² से। और इन दोनों का अगर मैं 2 2 1 2 3 -3 1 -3 एंड 5 इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। क्रोनिकल डेल्टा जिसने निकलता है पर i नॉट इक्वल टू j के लिए वो 0 वैल्यू देता है एंड i इक्वल टू j के लिए वो 1 देगा, मतलब डायगोनल 1 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्री सारी 0 होंगी और ये मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। ये पॉइंट ये बात आप याद रखना।
विद टू डिफरेंट एग्जांपल्स हम कॉन्जुगेट रेसिप्रोकल टेंसेस को बहुत अच्छा देख चुके हैं कि कैसे कोफैक्टर्स और कोवेरिएंट से हम कंट्रावेरिएंट के कंपोनेंट्स बनाते हैं और उससे एक मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं और उनके प्रोडक्ट से हमें कैसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। और ये सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 से हम सिमेट्रिक कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 कैसे फाइंड करते हैं। फ्रॉम कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन उन कोफैक्टर्स और कोवेरिएंट से हम कैसे कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट से कैसे कंट्रावेरिएंट में जाते हैं और कैसे कंट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट में जाते हैं। तो ये रेसिप्रोकल टेंसर्स थे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स की स्टेटमेंट से, क्योंकि इन्हीं से ही एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। मैं सिर्फ थ्योरम्स ही लिए हैं। देख लें कि क्या है। इफ डी एस केयर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं इनके जो इंडिसेस होंगे वो सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। और ये मेरे पास एक मीट्रिक टेंसर है डी एस केयर इज एन इनवेरिएंट, क्योंकि इसमें नो चेंज, शो दैट जी आई जे इज अ सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये मेरे पास सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर है ऑफ रैंक 2 का। इसी की हेल्प से मैंने आपको कॉन्जुगेट या रेसिप्रोकल टेंसेस फाइंड करके दिए हैं। ये मेरे पास एक थ्योरम भी है। प्रूफ दैट फॉर एन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए ऑर्थोगोनल इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, मतलब 1 2 2 1 सारे जीरो होंगे, 2 3 एंड 3 2 3 1 3 2 ये सारे मेरे पास 1 3 या 3 1 ये सारे नो डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो जीरो होती हैं फॉर ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जी आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर आई नॉट इक्वल टू जे फॉर ऑर्थोगोनल। नॉन ऑर्थोगोनल के लिए क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थ्योरम प्रूफ दैट एन डायमेंशनल स्पेस। नॉन ऑर्थोगोनल के लिए वो जीरो मतलब हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, और एट अ टाइम सारे जीरो नहीं भी हो सकते। ऑर्थोगोनल फॉर नॉन ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल के लिए इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज को जीरो ही होती हैं। एंड प्रूफ दैट एन डायमेंशनल स्पेस क्यू सिमेट्रिक second order tensor aij has almost n into n minus 1 over two different components। n by 2 into n minus 1 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्यू सिमेट्री के लिए n into n minus 1 कंपोनेंट्स होते हैं और सिमेट्री के लिए इसके पास n into n plus 1 एट मोस्ट फैक्टर्स होते हैं। बात याद रखने के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके पास कितने कंपोनेंट्स होंगे, सेकंड ऑर्डर टेंसर के पास n into n minus 1 by 2 होंगे। अगर आपके पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए n into n plus 1 by 2। और हमारे पास एक थ्योरम है कि आई जे के, ये अभी मैंने डिस्कस करना है इसको, एसोसिएटेड टेंसर एंड क्रिस्टोफल सिंबल्स, ये भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देख लें एसोसिएटेड टेंसर। एसोसिएटेड टेंसर क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ए जे, अगर उसका इनर प्रोडक्ट लिया जाए विद मीट्रिक टेंसर जी आई जे के साथ, इनर प्रोडक्ट लेने पे जो मुझे वेक्टर मिलेगा कोवेरिएंट वेक्टर, फिर हम कहेंगे ये कोवेरिएंट एसोसिएटेड वेक्टर है विद वेक्टर ए जे के साथ। बस ये मेरा, फिर हम कहेंगे कि ये एसोसिएटेड है और यही कंसेप्ट है एसोसिएटेड टेंसर का। देख लें डेफिनेशन। टेंसर ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन टेंसर, टेंसर ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम गिवन टेंसर बाय फॉर्मिंग इनर प्रोडक्ट विद मीट्रिक टेंसर जी आई जे के साथ, मीट्रिक टेंसर के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट ली जाती है या फिर उसके कॉन्जुगेट के साथ इनर प्रोडक्ट ली जाती है। अगर यहाँ एंड को हटा के अगर और का वर्ड लगाया जाए तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और इस कॉन्जुगेट जी आई जे आर कॉल्ड एसोसिएटेड टेंसर। लेट्स सपोज दैट हमारे पास एक वेक्टर ए जी है, बी ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए जी है, देन इस इनर प्रोडक्ट विद जी आई जे, अगर इस मैं मीट्रिक टेंसर के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट लूँ विद कंट्रावेरिएंट वेक्टर दैट इज जी आई जे ए जे इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर होगा, इज एसोसिएटेड विद कोवेरिएंट वेक्टर ए आई के साथ एसोसिएटेड होगा। मतलब ये वेक्टर एसोसिएट है विद कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए जे के साथ, क्योंकि इसकी इनर प्रोडक्ट ली गई है विद मीट्रिक टेंसर जी आई जे के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्चुअली एसोसिएटेड टेंसेस में हम करते क्या, एसोसिएटेड टेंसेस में हम इंडिसेस को या तो लोअर है तो रेज कर देते हैं, रेज है अगर रेज है तो हम उसको लोअर कर देते हैं। इंडिसेस को लोअर या रेज करना होता है, रेजिंग और लोअरिंग द इंडिसेस इज कॉल्ड एसोसिएटेड टेंसर। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेंसर है ये, क्योंकि एक इंडेक्स को रेज किया गया था यहाँ ए डॉट यूज कर लिया जाता है और ए पी डॉट क्यू इज इक्वल टू ए पी क्यू के बराबर ही होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए पी क्यू और इस वेक्टर को मैंने एसोसिएट करना है विद इनर प्रोडक्ट एंड मीट्रिक टेंसर के साथ। जब मैंने पी क्यू था, अब पी को मैंने करना है रेज। अब ये वेक्टर मैंने ए लिया और विद इंडेक्स, इसका लोअर इंडेक्स क्यू है और इस पी को मैंने करना है रेज। अब पी वेक्टर को मैंने करना है रेज विद डिफरेंट इंडेक्स, जो हम इंडेक्स यूज करेंगे वो डिफरेंट यूज करेंगे, क्योंकि पी को हमने करना है रेज विद डिफरेंट इंडेक्स के साथ हम इसको रेज कर देंगे। तो ये मतलब यहाँ से पी रेज हो गया है। तो ये मेरा ये वेक्टर जो है एसोसिएटेड है विद वेक्टर ए आर क्यू एंड, और ये मीट्रिक टेंसर के साथ इसका इनर प्रोडक्ट ली गई है।
सिमिलरली हम एक कोवेरिएंट वेक्टर को भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए जो है उसको एसोसिएट करना है विद कोवेरिएंट वेक्टर ए के साथ, तो मैं इसका जो इनर प्रोडक्ट लूंगी वो विद कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के साथ लूंगी। विच कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट ली जाएगी। अगर मेरे पास कंट्रावेरिएंट वेक्टर टू लोअर कंट्रावेरिएंट वेक्टर टू कोवेरिएंट वेक्टर जाना हो तो भी तो मैं उसकी इनर प्रोडक्ट लूंगी कॉन्जुगेट के साथ। अगर मैंने कोवेरिएंट टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर में जाना हो तो मैं उसकी प्रोडक्ट लेती हूँ विद मैट्रिक्स टेंसर जी आई जे के साथ। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखने था, करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ मेरे पास 2 इंडिसेस यूज किए गए हैं। अब मैंने इन दोनों कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर के दरम्यान रिलेशनशिप बताना है। ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, रिलेशनशिप लेना है विद, मैंने फिर इनर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा विद मिरर कर दिया और इनर प्रोडक्ट ली विद मैंने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के साथ। ये मेरा राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जिस तरह मेरे पास वेक्टर है ए आर एस, अगर ए आर एस है तो इसके इंडिसेस को फिर मुझे रेज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मिक्स्ड आंसर ही यूज़ कर लिया क्योंकि इधर इंडिसेस कंट्रावेरिएंट में इधर कोवेरिएंट में है। ये तो वैसे ही गलत है, इधर इसको तो हम चेक ही नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मेरे पास कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और इसके जो इंडिसेस को मैंने करना है लोअर पी क्यू को लोअर करना है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स टेंसर लेना था वो कॉन्जुगेट लेना था, मैट्रिक्स टेंसर का कॉन्जुगेट लेना था। इस तरह से इसके जो इंडिसेस थे वो सुपरसेक्टिव फॉर्म में होने थे, लेकिन ये सबसेक्टिव फॉर्म में है तो ये तो वैसे ही रॉन्ग है ऑप्शन। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखें तो इसमें जो लोअर इंडिसेस यूज़ किए गए हैं या फिर सबस्क्रिप्ट में यूज़ किए गए हैं और इधर भी सबस्क्रिप्ट में फॉर्म में ही आने थे। अगर मतलब इस तरह अगर ये राइट ऑप्शन बन जाता, अगर इसके जो यहाँ पे हम जी यूज़ करते, मैट्रिक्स टेंसर यूज़ करते इस तरह से आर पी एन जी एस क्यू, अगर इस तरह मैट्रिक्स टेंसर में यूज़ करते और इसको, तो ये इसका राइट ऑप्शन बन सकता था। फिर इधर से ये रेज हो जाने थे पी क्यू ए आर एस, ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाता अगर इस तरह से रिलेशन दिया जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें इन्होंने कॉन्जुगेट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो ये रॉन्ग है। तो इधर उन्होंने कॉन्जुगेट के साथ इनर प्रोडक्ट लिया तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि हमने रेस इसके इंडिसेस को लोअर करना था। ये राइट ऑप्शन बनता है। एसोसिएटिव टेंसर का ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको एसोसिएटिव टेंसर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने बस क्या करना था, अगर इंडिसेस इसका लोअर है तो इसको हायर के साथ एसोसिएट कर देना, अगर वो या फिर उसका इंडिसेस जो हायर उसको इंडिसेस को लोअर कर देना होता है, यही हमारे पास। फिर हम कहते हैं ये जो ए जे है ये या फिर कंट्रावेरिएंट वेक्टर जो है वो एसोसिएट है विद कोवेरिएंट वेक्टर के साथ, और इसी तरह ये कोवेरिएंट वेक्टर एसोसिएटेड है विद कंट्रावेरिएंट वेक्टर ए जे के साथ। अगर कोवेरिएंट है तो इधर कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है, इधर कंट्रावेरिएंट वेक्टर तो इधर कोवेरिएंट वेक्टर होता है, और इन्हीं को हम एसोसिएटिव टेंसेस कहते हैं, एसोसिएट्स होते हैं।